नमस्कार, मैं गौरव आपको अपने चैनल गौरव भारत पे फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों से बात करूंगा जो आज देश में ज्वलंत मुद्दा बन गया है किसान मुद्दा का, उसके बारे में। बहुत से किसान भी चाह रहे हैं कि सरकार एमएसपी को लेकर गारंटी क्यों नहीं देती, लिखित रूप से गारंटी क्यों नहीं देती कि एमएसपी जैसे गेहूं का हो गया 1800, तो इससे नीचे कभी नहीं आना चाहिए साल में, कभी भी। क्यों नहीं इसकी गारंटी देती? तो हम इसी पे आज बात करूंगा कि सरकार आखिर एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे रही है। तो सबसे पहले बात करेंगे एमएसपी की। जिस तरह से आज भारत में आरक्षण की स्थिति है, बहुत से लोग आरक्षण का विरोध करते हैं कि आरक्षण की आवश्यकता अब क्या है, आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए। केवल वोट बैंक की राजनीति के चलते आरक्षण को रखा गया है। ठीक उसी तरह एमएसपी को भी वोट बैंक की राजनीति के चलते ही उसको रखा गया है। एमएसपी की जरूरत ही नहीं है आज के समय में, केवल वोट बैंक के लिए ही उसको आज तक एमएसपी बढ़ाया जा रहा है, केवल वोट बैंक के लिए कि वोट हमारा खत्म हो जाएगा। एमएसपी की वजह से सरकार बाजार चलन में, जो बाजार व्यवस्था है उसमें अपना एक क्या कहते हैं रुकावट डाल रही है या उसमें अपना हस्तक्षेप कर रही है, जो कि गलत है। अनाज की उपज बढ़ाने के लिए ही सरकार ने एमएसपी तय की थी, ताकि सरकार अपना गोदाम भर सके और समय आने पर उस अनाज की आपूर्ति किया जा सके। इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझ सकते हैं कि शुरू में हम लोग को आवश्यकता थी, सरकार को आवश्यकता थी 1000 टन अनाज की, लेकिन उपजता था केवल 800 टन ही, और उस 800 टन का बाजार मूल्य किसान तय करता था। तो 200 टन अधिक उपजाने के लिए सरकार ने किसानों को छूट दी कि आप उपजाइए, हम आपका लेंगे सब अनाज और उसके बदले हम आर्थिक रूप से मदद देंगे, या धान पर सब्सिडी या हर चीज़ पे सब्सिडी देंगे, या एमएसपी तय की सरकार ने केवल 200 टन अपना पूर्ति करने के लिए। इस चक्कर में उपजने लगा 1200 टन। सरकार ने कहा था कि हम मदद देंगे, लेकिन वो अतिरिक्त अनाज की करेगी क्या? या तो उसको सस्ते भाव पर कहीं बेचेगी, कहीं निर्यात करेगी, या किसी गरीब की योजना में ही उस अनाज को एडजस्ट करेगी। एक और समस्या होती है कि जो अतिरिक्त अनाज उपजा है वो सभी एक ही गुणवत्ता के हों, ये संभव नहीं है। लेकिन आपने तो सभी के लिए एक एमएसपी के समान एमएसपी की घोषणा कर दी है, यानी कि समान मूल्य की। तो ये भी एक समस्या हो जाती है। तब सरकार को एक समस्या तो होगी ही कि उस अनाज को क्या करें। ये सरकार मना भी नहीं कर सकती किसानों को कि मत उपजाओ, क्योंकि सरकार ने कह दिया था कि आप उपजाओ, आपका अनाज हम खरीदेंगे। जब किसान उपजा रहा है तो उसका अनाज क्यों नहीं खरीद रहे हैं आप? ये भी एक किसान कहेंगे, जो कि तर्क सही है। अब सरकार के पास दो तरह के अनाज हैं, एक कम गुणवत्ता वाले और दूसरा अच्छी गुणवत्ता वाले। अब इसको अगर कम गुणवत्ता वाले अनाज को सरकार गरीबों में एडजस्ट करती है किसी योजना में, तो मीडिया वाले पीछे पड़ेंगे कि पंजाब से गेहूं या किसी राज्य से गेहूं अच्छी गुणवत्ता वाले आया तो उसको सरकार ने किया क्या, क्यों विदेशों में निर्यात कर दिया? पहले देश को देखना चाहिए, उसके बाद विदेश में निर्यात करना चाहिए था। यह भी एक तर्क सही है। और दूसरी तरफ अगर कम गुणवत्ता वाले अनाज को विदेशों में निर्यात करते हैं तो वो भी कहेंगे दूसरे देश वाले कि हमें तो आपसे कम दाम पर अच्छी गुणवत्ता वाले जब अनाज मिल रहे हैं तो आपसे क्यों लूँ? ये भी एक समस्या हो जा रही है। हमसे कम गुणवत्ता वाले अनाज को विदेश में, हमसे अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज विदेश में कम दाम पर इसीलिए भी मिलेंगे क्योंकि सरकार ने तो भले ही एमएसपी तय कर दिया, बाजार मूल्य से अधिक मूल्य तय कर दिया हो अनाज के लिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि विदेश में हर जगह यही स्थिति हो। इसलिए हम अच्छी गुणवत्ता वाले अनाज विदेशों को हमसे कम दाम पर ही मिलेगी, जो बाजार मूल्य पर है। तात्पर्य यह कि दूसरे देश के अनाज की लागत भी कम होगी और गुणवत्ता भी अच्छी होगी। तो फिर आप यानी कि सरकार क्या करेगी? अनाज को या तो सस्ते भाव में बेचेगी
सस्ते भाव में निर्यात करेगी या फिर गोदामों में रखे रखे वो अनाज सड़ जाएगा। अब एमएसपी की जो व्यवस्था है वो खुले बाजार के नियमों के विरोध में है। बाजार का सीधा नियम है कि वह मांग और आपूर्ति से चलता है और उपभोक्ताओं का मूल्य भी वहीं से तय होता है। बाजार के विधान में सरकार कोई अगर हस्तक्षेप कर रही है तो उसके लिए आपात स्थिति होनी चाहिए। जिस तरह की इस समय हुआ था कोरोना काल जो हुआ था कोविड के लिए, वो आपात स्थिति थी। इससे सरकार ने दवा कंपनियों या बहुत सारी कंपनियों को अपने नियंत्रण में कर लिया, तो वो अब आपात स्थिति थी। इस तरह 70 के दशक में भी एक आपात स्थिति थी, क्योंकि हमारे पास भूमि होते हुए भी पैदावार बहुत कम थी। इसलिए सरकार ने उस समय एमएसपी की घोषणा की कि लोग पैदावार को बढ़ाएं। जब हम अनाज के मामले में मांग से ज़्यादा पैदा करने लगे तो जाहिर सी बात है कि मूल्य नीचे आएगा। जब यह मूल्य नीचे जाने लगा तो उन किसानों को सबसे अधिक समस्या हुई जिन किसानों को सरकार एक तय मूल्य पर ही उनको सब चीज़ देती थी और सब्सिडी की बात तो और ऊपर से थी। दूसरी बात, सरकार अपने पास रखने के लिए तो अनाज को खरीदती नहीं या उन अनाज को उन इलाकों में ही भेजती है जिन इलाकों में अनाज न हो, यानी कि पैदावार नहीं होती है, उन इलाकों में उस अनाजों को सरकार भेजती है। इसलिए सरकार ने इन उत्पादों यानी इन कृषि उत्पादों और या अन्य कृषि उत्पादों को एसेंशियल कमोडिटी कहकर वर्गीकृत कर रखा था, ताकि इसे कोई अन्य यानी कि हर व्यक्ति इसका भंडारण नहीं कर सकता है, क्योंकि कहीं इसकी मांग हो और दूसरे राज्य में 10 व्यापारियों ने मिलकर आपूर्ति कम कर दी तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। अब पैदावार इतना अधिक है कि कहीं कोई इसका भंडारण भी करे तो सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। फिर भी अगर किसी राज्य में इस पर सब व्यापारी मिलकर या कुछ व्यापारी मिलकर इसका भंडारण करें, आपूर्ति कम कर दें, तो इसके लिए अलग से कानून बना है। इसके साथ ही एक और आयाम है कि मैं अनाज को किसको बेचूं या किससे खरीदूं, इसमें सरकार कोई तीसरी पार्टी नहीं बन सकती है। अगर सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है तो इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल पड़ेगा। अब आते हैं मेन मुद्दा कि सरकार एमएसपी गारंटी क्यों नहीं दे सकती। ऊपर जो हम कारण बताएं, यही कारण है कि सरकार एमएसपी गारंटी नहीं दे सकती है। एक तरफ सरकार के पास भंडारण करने की क्षमता भी उतना नहीं है। हम लोग हर जगह देखते हैं, कहीं समाचार में अखबार में पढ़ते हैं कि एफसीआई में रखे रखे अनाज सड़ गए या गोदामों में या कहीं पे भी चूहे खा गए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, सरकार के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में सरकार अगर एमएसपी गारंटी देने भी लगे तो सरकार उतने सारे अनाज को रखी कहाँ पे। अगर सरकार स्वयं न खरीद सके तो कोई व्यापारी इसे अधिक दामों में क्यों खरीदेगा। आप ही सोचिए, आपके गांव में गेहूं 100 क्विंटल उपजा, खपत 70 क्विंटल की है और 1000 रुपया प्रति क्विंटल की दर से उस पर व्यय हुआ, यानी कि लागत प्रति क्विंटल 1000 रुपये की है और एमएसपी सरकार ने रखी है 1500 रुपया। और बगल के गांव में भी या राज्य में भी सही पैदावार हो गई है गेहूं की, तो व्यापारी आपसे खरीद कर वो गेहूं बेचेगा कहाँ, ये भी एक समस्या हो जाएगी। आपके पास खाने के लिए है 30 क्विंटल अतिरिक्त, बगल के गांव में या राज्य में आपने पता कर लिया तो वहाँ भी अच्छी पैदावार हुई है, कहीं भी 1200 से ज़्यादा मूल्य नहीं मिल रहा है, तो फिर व्यापारी क्यों आपको ज़्यादा मूल्य देगा। सरकार ने कह दिया कि उसका तो भंडार भर गया है और कानून बना दिया कि किसानों से जो भी गेहूं खरीदेगा वो 1500 की ही दर से खरीदेगा। ऐसे में आपको बेचना भी है। किसी को आपने राजी कर भी लिया कि वो बाजार मूल्य पर यानी कि 1200 पर ही ले ले और बाद में आप ही ने उस पर केस कर दिया कि उसने कानून तोड़ा, तो व्यापारी क्या करेगा। व्यापारी फिर गेहूं खरीदना बंद कर देगा और कहीं और पैसा लगाएगा। इसीलिए एक सीमा के बाद सरकार बाजार के मूल्यों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वैसे भी एमएसपी का मतलब ये नहीं कि उतना मिलना ही चाहिए, इसका मतलब ये है कि उसके आसपास की संख्या हो।
जिसके आसपास लेन देन होने की संभावना होती है। इस संभावना से ऊपर उठने के लिए बाजार की आधारभूत मांग, डिमांड और सप्लाई केंद्र में आती है। उपज ज़्यादा होने के कारण सबके पास सामान है बेचने के लिए, और उसी कारण से उसकी मांग भी बहुत कम है। ऐसे में आपको कोई ज़्यादा मूल्य क्यों देगा? मान लेते हैं कि सारी खरीद सरकार ने या निजी संस्थाओं ने एमएसपी की दर पर कर ली। अब यहीं गेहूं या धान, आटा या चावल बनेंगे। इसके बाद उसके अन्य प्रोसेस्ड उत्पाद बनेंगे। क्योंकि किसी का लागत ज़्यादा है तो आटे का मूल्य या चावल का मूल्य स्वतः ही बढ़ेगा। इससे बनने वाले चीज़ और महंगे होंगे। इस कृत्रिम महंगाई को रोकने के लिए कैसे रोका जा सकता है, यानी कि क्या कौन जिम्मेदार होगा इस कृत्रिम महंगाई को बढ़ाने में? इस महंगाई को कौन नियंत्रण में लाएगा? तो आप कहेंगे कि सरकार नियंत्रण में लाएगी, लेकिन सरकार भी तो हमारे ही पैसे लगाएगी। जिस देश की जनसंख्या में प्रतिशत में 90% जनसंख्या या तो गरीब है या गरीबी रेखा के नीचे है, तो क्या वो इस मूल्य पर आटा या चावल खरीद सकेगी? उनके लिए सरकार को या तो सब्सिडी या लाल कार्ड जैसी सुविधाओं को देना होगा। इस सब्सिडी के लिए बजट में भी प्रावधान करने होंगे। इस प्रावधान के कारण आपका वित्तीय घाटा और बढ़ेगा, क्योंकि भारत का बजट सरप्लस देश तो है नहीं कि तेल बेचकर अपना घाटा कम कर लेगा। साथ ही ज्यों ही आपके राष्ट्र में पैदावार का मूल्य वैश्विक बाजार से ज़्यादा होगा, यहीं के किसानों को निर्यात करने में कठिनाई होगी, क्योंकि उनसे कम दाम पर कोई और सामान बेच रहा होगा। भारतीय कृषि उत्पादों का निर्यात कुल निर्यातों के मामले में 11% है। यह प्रतिशत बहुत बड़ा है और इसका प्रभाव सीधे फॉरेक्स रिजर्व पर पड़ेगा। तात्पर्य यह कि एमएसपी की गारंटी से महंगाई बढ़ेगी, निर्यात पर असर पड़ेगा। छोटे किसानों के उत्पाद गारंटी कानूनों की वजह से घरों में सड़ जाएंगे और भारत की अर्थव्यवस्था इससे हिल जाएगी। हालांकि मैं किसानों के विरोध में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं भी एक किसान परिवार से ही हूँ, लेकिन इस तरह एमएसपी गारंटी देने से पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। क्या ज़रूरत पड़ी कि एमएसपी सरकार को लगानी पड़ रही है? जो कृषि कानून है वो एक स्वतंत्र रूप से किसानों को बेचने के लिए निजी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी, जो कि बहुत सही है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि ये सरकार बहुत सही कर रही है, जो स्वतंत्र रूप से प्रतिस्पर्धा को छोड़ देगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।